हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। रेगुलर वीडियो ना आ पाने के पीछे मेन रीज़न यही है कि आपके लिए सुपर 100 बैच का बहुत इफ़ेक्टिव मटेरियल तैयार हो रहा है और मैजिकल तैयारी की वो बुकलेट जो जीके सेक्शन को पूरी तरह से कवर कर दे, उसके लिए भी काम चल रहा है। आल्दो वर्ल्ड जियोग्राफी जनरली एग्ज़ाम्स के सिलेबस का हिस्सा नहीं रहती है, लेकिन कभी कभी वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, उसे जियोग्राफी का हिस्सा मानकर पूछ दिया जाता है। करंट में कोई उसकी चीज़ की चर्चा रही है तो वो करंट के हिस्से में पूछ दिया जाता है। हम यहाँ आपको वर्ल्ड जियोग्राफी समझाने की बजाय हम आपको केवल ये समझाना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग कोर्स ही ज्वाइन करें, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग किसी टीचर की बनाई गई स्ट्रेटजी को ही फॉलो करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई तोड़ नहीं होता है। जैसे सपोज दैट अगर आप भोजन करते हैं और भोजन में अगर आपसे कोई कहे कि आप फल लीजिए, आप नमक तेल की चीज़ें कम खाइए, तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। तो ये कौन बोल रहा है ये मैटर नहीं करता है, ये सार्वभौमिक सत्य है, अनुभव किया गया है, कई लोगों के द्वारा अनुभव किया गया है। तो वो चीज़ें बॉडी के लिए जैसे अच्छी हैं, ऐसे माइंड के लिए थॉट प्रोसेस कई तरीके के होते हैं जो जनरलाइज्ड फॉर्म में अच्छे होते हैं। ऐसे ही पढ़ाई करने के कुछ तरीके होते हैं। जनरली यूट्यूब पर ऐसे तरीके इसलिए नहीं बताए जाते हैं, फिर उन कोचिंग्स का, उन गुरुओं का महत्व उतना नहीं रह जाता है जो आपको ऑफलाइन कोचिंग के भीतर मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज में वाजीराम एंड रवि जो कोचिंग है, उसके भीतर जो टीचर पढ़ाते हैं वो यूट्यूब पर क्यों नहीं आए कोरोना में। ऐसे कोचिंग कानपुर में भी एक दो बहुत स्टैंडर्ड हैं, अगर अनअकैडमी उन्हें 5,000 करोड़ रुपए में भी ख़रीदना चाहती तो शायद वो नहीं बिकते। उन टीचर्स की स्ट्रेटजी बाहर ना आए, ये उनकी अपनी समझ होती है। वो चाहते हैं कि ये चीज़ें परमानेंट बनी रहें, हम खुद को इस स्तर पर नहीं बेचना चाहते। लेकिन उनसे पढ़े हुए छात्र अगर उस दिशा में कुछ बताना चाहें तो वो बताते हैं पब्लिकली। उसी पॉइंट को यहाँ पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि चीज़ों को कैसे कवर करना है। सपोज़ दैट हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो वर्ल्ड जियोग्राफी कवर किन किन चीज़ों को करती है? कॉन्टिनेंट्स को कवर करती है, ओशियंस को कवर करती है। तो किस हिसाब से हम पढ़ें कि मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाए? तो उसमें एक सिंपल सा तरीका है कि कम से कम कॉन्टिनेंट्स सातों अच्छे से कवर कर लिए जाएँ। उसमें भी 2-3 कॉन्टिनेंट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर देखा जाए क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप से पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पूछे उनसे भी जाते हैं, बट उनकी तुलनात्मक रूप से कमी होती है। अब किस तरीके से उस चीज़ को कवर किया जाए? एक तरीका तो ये है कि जो कोर्स ख़रीदा है उसमें जो थ्योरी लिखी है उसको पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएं। दूसरी बात, अगर हम खुद से पढ़ना चाहें तो क्या तरीका हो सकता है? हम आपके लिए एक सिंपल वे बता रहे हैं। इसका इनलार्ज वर्जन भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज की डेट में जो लोग सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू एई जेई की तैयारी कर रहे हैं, उसमें वो लोग ज़्यादा जल्दी सफल हो जा रहे हैं जो साथ में स्टेट सिविल सर्विसेज की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो स्टेट सिविल सर्विसेज के बेस्ट एस्पिरेंट हैं, लेकिन उनकी नज़र उस पर है। वो उस किताब को पलटने में अपने आप को दुखी नहीं महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत तनाव में नहीं महसूस करते हैं। उन्हें ये लगता है इसका प्री देने में भी कोई बुराई नहीं है। उनकी जीएस ठीक ठाक लेवल की हो जाती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन से होकर गुजरने पर उस स्टेट का जब एई जेई का पेपर देते हैं तो वो क्वेश्चन उनके लिए ईजी टू ग्रैप्स करना आसान हो जाता है। वो आसान हो जाता है उन्हें समझना उन क्वेश्चंस को। अब हम बताते हैं कि किस तरीके से चीज़ें कवर की जा सकती हैं, स्पेशली इन केस ऑफ एसएससी जेई। उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा संख्या में आते हैं, अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड हैं। हम तो अपनी मेहनत करेंगे ही, जो लोग नहीं रह पाएंगे उसमें, और हम उस चीज़ को चेंज नहीं करेंगे। जो 100 लोगों को मिलना है वो चीज़ 100 को ही मिलेगी। हाँ, ये है कि उस चीज़ को हम आप अपने एफर्ट से भी वो कर सकते हैं। अगर आप में क्षमता है तो करिएगा। दिखाते हैं आपको किस तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं। सपोज नॉर्थ अमेरिका का आपके सामने ये मैप है। अगर आप इस पर 3-4 परतों में नज़र लगाएंगे, 3-4 परतों में नज़र लगाने का मतलब पहली नज़र यही होना चाहिए कि ये सेक्शन किस किस ओशियन से घिरा हुआ है। आर्कटिक ओशियन नॉर्थ साइड में है, ईस्ट साइड में अटलांटिक ओशियन है, वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशियन है। गल्फ़ की बात करें तो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको यहाँ पर है, गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ पर है, और गल्फ़ ऑफ सेंट माउंटेन करके मैं यहाँ पर है, और सेंट लॉरेंस, गल्फ़ ऑफ सेंट लॉरेंस यहाँ पर है। इसके अलावा गल्फ़ ऑफ अलास्का ये है। इसके बाद अगर आप नदियों पे जाएं, नदियों में मिसिसिपी और कोलोराडो रिवर,
इसके बाद पर्वतों पे जाएं तो पर्वतों में माउंट मैकेंजी सबसे बड़ा पर्वत, देवाली, इस तरीके से। फिर बे पर जाएं, बैफिन बे, हुडन बे, ये वाला हिस्सा कनाडा का है, ये वाला हिस्सा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, ये वाला हिस्सा अलास्का का पड़ता है, बेरिंग सी इधर पड़ती है, इसके बाद सी के थ्रू होकर जाएं। तो इस तरीके से जब 4-5 परतों में आप जाएंगे, बिल्कुल नहीं आपने पढ़ा है, सपोज दैट बिल्कुल भी नहीं तैयारी की है, पहली नज़र में धीरे 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 आप देखेंगे इवन ऑब्जर्वेशन से 1 घंटे के भीतर आपको नॉर्थ अमेरिका अपने आप में सरल लगने लगेगा। कुछ चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी, फोकस्ड माइंड रहना चाहिए। धीरे धीरे आप अगर इसकी थ्योरी बेसिस पे जाएंगे, जो थ्योरी पार्ट है, पढ़ेंगे कहाँ पे कौन से ओर्स पाए जाते हैं, कहाँ पे किस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होता है, कौन सी सिटी ऐसी है जो इस चीज़ के लिए फेमस है, धीरे 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 आप सब चीज़ें जानने लगेंगे। और जब ये चीज़ जानने लगेंगे तो आपकी पकड़ उस चीज़ पे मजबूत हो जाएगी। अभी क्वेश्चंस पे मत जाइए, इसी चीज़ में खोइए, इसी चीज़ में कोशिश कीजिए चीज़ों को और निकालने की, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें। पर्वत हो गए, नदी तंत्र हो गया, गल्फ़ हो गई, बे हो गए, ओशियंस हो गए, और स्ट्रेट्स हो सकती हैं। इस तरीके से जब आप करेंगे उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाइए। यूपीएससी के बहुत बड़े फॉर्मेट के क्वेश्चन ना उठाइए, अगर उठा सकते हैं तो सभी क्वेश्चन उठाइए। यूपीएससी का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछी गई चीज़ें टूट फूट के एग्ज़ाम में ज़रूर आती हैं, उसके बाहर कुछ है नहीं। देखिए हम आपके ये 10 क्वेश्चन यहाँ पर लगा रहे हैं, इसके बाद आप कहीं पे भी नॉर्थ अमेरिका का कोई भी क्वेश्चन, नॉर्थ अमेरिका से रिलेट करके कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो पीएससी लेवल पे किसी एग्ज़ाम में पूछा गया हो, पहले तो वर्ल्ड जियोग्राफी कम पूछी जाती है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप इसको जनरलाइज फॉर्म में अदर सब्जेक्ट के लिए समझ लीजिएगा। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए आप, किसी भी एग्ज़ाम का, बैंक का, किसी का भी एग्ज़ाम, इन 10 क्वेश्चंस के बाहर उसमें से कुछ नहीं होगा, इन्हीं 10 में से होगा, बल्कि होगा 5 में से ही, 5 तो हमने एडिशनल इसमें शामिल कर दिए, उसके बाहर से कुछ नहीं होगा। आप कह दो ये कहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं, ये कैसे पता चले? जब आप कोई भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन उठाएं तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो बुक हो जिनमें चीज़ें कैटेगराइज वाइज हो, या तो आप गूगल कर लीजिए क्वेश्चंस रिलेटेड टू नॉर्थ अमेरिका, या तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। उनको सॉल्व कर तब करें जब ये इसकी नॉलेज ले लें। ऐसे करेंगे तो वो रटने के जोन में जाएंगे, ऐसे करेंगे तो समझने के जोन में जाएंगे। इफ़ यू आर डायरेक्टली सॉल्विंग द क्वेश्चन देन वो चीज़ नहीं आ पाएगी आपके पास। क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट सीधे सीधे अगर करेंगे तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, भूल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन पे आगे उस कॉन्सेप्ट का इवेल्युएशन कि हाँ ये यहाँ यूज हो रहा है। जैसे माउंट मैकेंजी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका सिचुएटेड इन अलास्का, ये स्टेटमेंट है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन एसएससी जेई का बन जाता है अगर वर्ल्ड जियोग्राफी उसमें पूछी जाती, जनरली पूछी ही नहीं जाती है। इट इज़ इन एक्टिव वोल्केनो, ये 2 स्टेटमेंट दे दिए। अब एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इस स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर नॉर्थ अमेरिका का पूछा जाए तो देनाली है, मिकेनली करके इसका नाम था, और उसका बाद में नाम देनाली कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। पहले का ही नाम देनाली था, फिर मिंकैली हुआ, फिर मिंकैली से फिर देनाली हो गया। 6190 मीटर है ऊंचाई इसकी, मैकेंजी नहीं है। मैकेंजी लगभग 2000 कुछ ऊंचाई का है, तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब यहाँ से हमने एक चीज़ पुटअप कर दी, वो क्या पुटअप कर दी कि 7 कॉन्टिनेंट की जो मैक्सिमम पीक हैं उनको यहाँ पे रख दिया, तो ये तैयार हो गई। मान लो आपसे एशिया की पूछ दे, माउंट एवरेस्ट 8850, ये पूछ दे नॉर्थ अमेरिका की जो मैक्सिमम पीक है वो उन 7 में किस नंबर पर आती है ऊंचाई के मामले में, 3rd नंबर पे आती है। एकोंकागुआ साउथ अमेरिका में हो गई, किलिमंजारो अफ्रीका में हो गई, माउंट एल्ब्रस यूरोप में हो गया, ओशेनिया ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता, कुछ और हिस्से को मिला के उसको ओशेनिया बोलते हैं। उसमें पुंकाक जाया या इसी को माउंट कार्टेंसेज बोलते हैं, वो हो गई। माउंट विंसन अंटार्कटिका पे हो गई। तो ये 7 कवर हो गई यहाँ पे। अब देखिए वैरायटी कैसे है, एक क्वेश्चन से क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फिर इसके बाद मैच द फॉलोइंग में आ जाएं तो रिवर है, रिवर सेंट लॉरेंस, सामने गल्फ ऑफ मैक्सिको लिखा है, मतलब ये कहाँ जाके गिरती है। रिवर मैकेंजी ये कहाँ जाकर गिरती है, अटलांटिक ओशियन सामने लिखा है, वो टाइपिंग में ऐसा हुआ कि वो नीचे आ गया। मिसिसिपी पैसिफिक ओशियन, कोलोराडो रिवर आर्कटिक ओशियन। आइए अब इसको देखते हैं। रिवर मैकेंजी, लॉरेंस,
ये देखिए, ये रिवर इधर सेंट लॉरेंस है, ये जाके अटलांटिक ओशियन में गिरती है। कोलोराडो ये इधर आके आपकी पैसिफिक ओशियन में गिरती है। दो पता चल गई, सेंट लॉरेंस अटलांटिक ओशियन, कोलोराडो पैसिफिक ओशियन। और मैकेंजी आपकी आर्कटिक ओशियन में जाती है। अब क्या बचा, लेट्स सी, कहाँ पे था, रिवर मैकेंजी, ये आपकी आर्कटिक ओशियन में चली गई। रिवर मैकेंजी आर्कटिक ओशियन में चली गई। मिसिसिपी आपकी जा रही थी, सेंट लॉरेंस आपकी गई किस में गई थी, अटलांटिक ओशियन में, और मिसिसिपी पैसिफिक ओशियन में। तो कोलोराडो कहाँ चली जाएगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। इस तरीके से सारा मिलान हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स कनाडा फ्रॉम ग्रीनलैंड। सामने देखिए जाके, उसमें कनाडा को ग्रीनलैंड से कौन अलग करता है, ब्यूफोर्ट सी अलग करता है या लेब्राडोर सी अलग करता है, लेब्राडोर सी होगा शायद। ये देखिए लेब्राडोर सी, ग्रीनलैंड को अलग कर रहा है लेब्राडोर सी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन लेब्राडोर सी हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन लेब्राडोर सी हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, फेमस रॉकी माउंटेन्स आर ए पार्ट ऑफ, फेमस रॉकी माउंटेन्स आर ए पार्ट ऑफ, ये वेस्टर्न कोर्डिलेरस के पार्ट होते हैं। कोर्डिलेरस का मतलब होता है पर्वत श्रृंखला, इसका मतलब होता है पर्वत श्रृंखला। इस पर्वत श्रृंखला को वेस्टर्न कोर्डिलर बोलते हैं, और जब साउथ अमेरिका में जाते हैं तो वही पर्वत श्रृंखला को एंडीज पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। पश्चिमी पर्वत श्रृंखला और एंडीज पर्वत श्रृंखला इन नॉर्थ अमेरिका एंड इन साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन टू बिग कंट्रीज, यूएसए और कनाडा के बीच 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन होती है, वो बाउंड्री के तौर पे वर्क करती है 49 डिग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ अमेरिकन वाटरफॉल्स कंप्राइजेज ऑफ 3 वाटरफॉल्स, हॉर्सशू फॉल्स, अमेरिकन फॉल्स, ब्राइट वेल फॉल्स। ये नियाग्रा फॉल्स है। हम यूपीएससी लेवल की चीज़ पढ़ने के लिए, ये यूपीएससी की तैयारी प्री की भले करा दे, लेकिन ये पीसीएस, स्टेट एई, स्टेट जेई के लेवल पे एक तरीके का मूल मंत्र है, और ये सब सब्जेक्ट्स में पॉसिबल है, वेदर इट इज़ हिस्ट्री, वेदर इट इज़ पॉलिटी, वेदर इट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री, टाइप ऑफ हिस्ट्री में चले जाएं, या जनरल साइंस में चले जाएं, या कंप्यूटर में भी चले जाएं। कंप्यूटर में यूपीएससी की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आप क्वेश्चंस के थ्रू जाएंगे आपको 1000 क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर मिल जाएंगे। क्या आपके माइंड में ऐसी कैपेसिटी है कि 1000 क्वेश्चन को आप याद कर सकें? लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि इसमें क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, वीडियो क्या होता है, कौन कौन से कनेक्शंस होते हैं, उसके थ्रू जाएंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि अगर क्वेश्चन नया भी आएगा तो माइंड सेट डेवलप हो जाएगा उस चीज़ से डील करने वाला। नियाग्रा फाइल्स में ये तीनों शामिल होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक एज वेल एज एक्टिव वोल्केनो ऑफ नॉर्थ अमेरिका। हाईएस्ट पीक इसमें वो वाला दिया नहीं है, मिकनली वाला, देनाली वाला। इन ऑप्शंस में उसने हाईएस्ट पूछा है तो माउंट मैकेंजी हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट। तो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम मिसिसिपी ही है यूनाइटेड स्टेट का। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। तो किसको बोलते हैं? क्यूबा आइलैंड ऑफ एंटिलीज, इसको शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। हवाई आइलैंड यूएसए में है। कंसीडर द फॉलोइंग, माउंट मैकिनली इज़ द बिगेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन द अलास्का रेंज, इसी यही बात मैंने बताई थी। माउंट लोगन इन कनाडा इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बिल्कुल सही है। माउंट विटनी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ यूएसए, ये भी सही है। तीनों बात अपनी जगह सही है, तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। जनरली हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका पूछा जाता है। जो ये सी और आइलैंड है यहाँ पर, ये पूछे जाते हैं जिन क्वेश्चन को शामिल करने की कोई हमने ज़रूरत नहीं समझी, क्वेश्चन उनसे रिलेटेड थे। जैसे बैफिन बी है, बैफिन बे जो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। बैफिन आइलैंड ये पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? ये कनाडा में पड़ता है। आर्कटिक ओशियन किस साइड पड़ता है? ये नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ साइड पड़ता है। अटलांटिक ओशियन किधर पड़ता है? ये ईस्ट साइड में पड़ता है। यूकॉन टेरिटरी और फोर्ट यूकान, ये दोनों में क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि फोर्ट यूकान कहाँ है और यूकान टेरिटरी कहाँ है। तो फोर्ट यूकान एक विलेज है, ये है गल्फ ऑफ अलास्का, मतलब अलास्का रेंज में पड़ता है, जो कि कनाडा का हिस्सा नहीं है। जबकि अगर यूकान टेरिटरी पूछा जाए तो यूकान टेरिटरी आपका कनाडा में पड़ता है। तो ऐसे करके छोटे छोटे जब और क्वेश्चंस आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि नॉर्थ अमेरिका एज ए कॉन्टिनेंट मेरा कवर हो गया है। अब आप समझिए यही चीज़ यूरोप अगर एशिया के साथ आप कर लेंगे तो वर्ल्ड जियोग्राफी पे आपकी थोड़ी बहुत नहीं बहुत पकड़ हो जाएगी। धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, और हम तो सजेस्ट करेंगे जो लोग सुपर 100 में
आएंगे उनके लिए मेरा सजेशन है, जो अपीयर भी हो रहे हैं उनके लिए भी है। आज की डेट में पहले की तुलना में, आज से अगर 4 साल पहले जाओ, अगर कोई यूपीपीएससी एई का एग्ज़ाम दे रहा है, थोड़ा बहुत भी सिंसियर है, तो उसका सिलेक्शन हो जाता था। आज की डेट में कंपटीशन ऐसा हो गया है कि सिविल में क्वेश्चंस की वैरायटी और डेप्थ कम पूछी जा रही है। तो सिविल में जनरली कंपटीशन 2-4 क्वेश्चंस के बीच ही रहता है, 4-5 क्वेश्चंस में उसके सही हो गए, उसके गलत हो गए, तो सघनता रहती है। और जबकि जीएस के सेक्शन में, यानी नॉन टेक के सेक्शन में पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती हैं, तो जिसकी तैयारी उसमें बेहतर होती है और उसमें भी ठीक ठाक रहती है, तो उसके सिलेक्शन की सबसे ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसा क्या करें कि उसमें जीएस में हमारा स्कोर अच्छा हो जाए और हम जल्द से जल्द कहीं एक जॉब में सेटल डाउन हो जाए। तो उसका यही तरीका है कि किसी चीज़ से चिढ़िए नहीं। अगर यूपीएससी की भी किताब खोलनी पड़ती है तो दैट इज़ नॉट द बैड, अगर यूपीपीसीएस की किताब खोलनी पड़ती है दैट इज़ नॉट द बैड, बट उसके थ्रू चीज़ों को कलेक्ट करना सीखिए। कि अगर आपको हिस्ट्री आज पढ़नी है तो आप कोई बुक उठा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने के तरीके समझिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ, आज हमने 40 क्वेश्चन लगा लिए, हो गया। ना तो आपने कहीं कॉपी में कोई डाटा लिखा, ना तो आपने कोई चीज़ रिसर्च की कि इस क्षेत्र में ये है, जितने वंश उसमें आए उन वंशों का क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, किस वंश में कौन पहला राजा हुआ, कौन अंतिम शासक हुआ, किसने कौन से सिक्के चलाए, उन चीज़ों को लिखिए और कोशिश करिए कि जिस दिन जो काम करें उसका 12 घंटे के भीतर रिवीजन करिए। चीज़ें इतनी आसानी से मिलती नहीं हैं। मतलब आप ये देखिए, मैं रियलिटी बेसिस पे बता रहा हूँ, जो वर्कलोड मैं इस समय कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत सी चीज़ें लर्न करने को मिलती हैं। जिस टाइम पे मुझे ये काम कर लेना चाहिए था, मैं भी खुद अपने आप में लेट हूँ। एटलीस्ट 2-3 साल मैंने भी हालांकि मेरा टाइम कभी उस चीज़ों में वेस्ट नहीं हुआ जो आज की जनरेशन कर रही है। मेरा टाइम गोल को लेके जो चीज़ें मुझे करनी थी उनमें कहीं कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत उस ड्यूरेशन में रहती है। जब बीटेक पास आउट होता है स्टूडेंट तो उसको बहुत सी चीज़ों का अपना वो रहता है, तो उसमें हो जाता है। आई एक्सेप्ट दैट, गाइडेंस की कमी होती है, खुद का भरोसा सामने वाले पे, अगर कोई गाइड कर भी रहा है तो ये लगता पता नहीं ये हमें कितना समझता है, ये क्या गाइड करेगा। ऐसी तमाम चीज़ें रहती हैं, कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उन कन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जाए। तो आज की जनरेशन का यही है कि अगर आप 2-3 घंटे बैठकर मूवी देख सकते हैं और 2-3 घंटे बैठकर किसी विषय पे शोध कर सकते हैं, इसमें प्रियोरिटी आप किसको देते हैं? 2-3 घंटे अगर मोबाइल पर आप बात करके डिस्कशन कर सकते हैं, कट ऑफ से रिलेट करके, फॉर्म भरने से रिलेट करके, रेदर देन आप अपनी तैयारी का लेवल इतना इंटेंस रखें कि कोई भी फॉर्म आएगा हमारा तो होना ही है, अब यही सोच रहे हैं कि ये वाला ज्वाइन करें कि ये वाला ज्वाइन करें। इस जोन तक पहुँचने के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी सर, एंड दैट इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। और छोटी मोटी प्रिपरेशन नहीं है कि हमने ये वाली बुक लगा ली, ये वाली बुक लगा ली। बुक से इम्पोर्टेंस ज़्यादा है जो चीज़ें उस हिस्से में से क्वेश्चन बनवाती हैं, उस हिस्से पे आपकी पकड़ और समझ कैसी है, इस बात को समझिए, वो बहुत बड़ी चीज़ है। क्वेश्चंस न्यू बनते रहेंगे, उसकी कोई कमी नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिए। बाकी कंटेंट आपको मिलेगा, एक दिन और बचा है, कल का दिन, परसों टेस्ट होगा, 5 तारीख को रिजल्ट आएगा और 6 को शेड्यूल आएगा, 7 को या 8 को फीस सबमिशन है, 9 से क्लास शुरू हो जाएगी। वेबसाइट के लिए मैंने बात कर ली है और वेबसाइट में भी हो सकता है कि फ़ी पेमेंट आपका वेबसाइट के थ्रू हो। अगर फ़ी पेमेंट वेबसाइट के थ्रू नहीं होगा तो वीडियो जो आपको मिलेंगे उनकी लिंक वेबसाइट के थ्रू मिलेगी। वेबसाइट के पर्सन से बात चल रही है और वर्क प्रोग्रेस में ही रहेगा। और चीज़ें और बेहतर और प्रोफेशनल स्केल पर जो मैंने बात कही थी उसको इम्प्रूव करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ताकि चीज़ें दूसरों को भी, जो लोग हैं जो हो सकता है कि आपको डिमोटिवेट करें कि सब चीज़ों का क्या है, तो उन चीज़ों को एक स्केलिंग पे सही किया जाए, उसकी पूरी कोशिश लगातार बरकरार है। कंटेंट के साथ रिप्रेजेंटेशन भी उसी प्रकार का होना चाहिए, ये हमारी सोच रही है। ठीक है, मिलते हैं। और रही बात MPPEB से रिलेट करके सब इंजीनियर में क्या है, क्या इशू है, मैंने अपने लेवल पे जो समझ थी वो अपनी बात बताई। कुछ लोगों को अच्छी लगी, कुछ लोगों को उसमें तमाम तरीके के ऑफेंड लगे। तो बस वही है कि मैंने जो चीज़ मुझे लगी थी बता दी है। उसमें आर्ग्यू की जगह मैं छोड़ता नहीं हूँ, ये थोड़ा मेरा स्वभाव में कमी मान लीजिए या विशेषता मान लीजिए। आर्ग्यूमेंट ना तो मैं किसी से बहुत ज़्यादा करता हूँ और ना मैं बिलीव करता हूँ आर्ग्यूइंग में। हो सकता है ये एक अच्छी वे हो, लेकिन अभी उस जोन में चीज़ें नहीं हैं, ना तो उतना वक्त है और ना उस जोन में मैं जाकर अपना वक्त ख़राब करना चाहता हूँ। तो वही है, जो आपको बेहतर लगे उस हिसाब से करिए। MPPEB से रिलेट करके कल मॉड्यूल आ जाएगा और जिसको भी ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।